कल हमने भाषा के बारे में पढ़ा था और बोली के बारे में पढ़ा था। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, बोली किसे कहते हैं, क्या बोली भाषा का ही रूप होता है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, ये सब चीजें हमने कल पढ़ी थी। तो अब देखिए आपकी भाषा, व्याकरण और बोली, लिपि, इन तीनों में से भाषा, व्याकरण और लिपि, इन तीनों में से भाषा कल आपका खत्म हो चुका था। तो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण, ये आज का टॉपिक है हमारा, भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो देखिए व्याकरण। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, भाषा के लिए व्याकरण की क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्या महत्व है, अगर व्याकरण है तो वह किस प्रकार की है, ये सभी चीजें आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए आप थोड़ा सा इसमें लिखते हैं हम हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा को हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने संबंधी नियमों का लिखित शास्त्र है। एक बार वापस देखेंगे हम, व्याकरण क्या है, देखो हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने संबंधी जो नियम होते हैं, जिसमें नियम लिखे जाते हैं, वही शास्त्र है, वो लिखित शास्त्र है। इसको लिखा गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिखित शास्त्र है। लेकिन किसका शास्त्र लिखित? हिंदी व्याकरण का। तो हम कह सकते हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने संबंधी नियमों का लिखित शास्त्र है। या फिर हम इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं। देखिए कौन सी परिभाषा है वो, कि व्याकरण वह शास्त्र है या नियमों का संग्रह है। कैसे भी लिख सकते हैं आप, या नियमों का संग्रह है, जिसके द्वारा या जिसके आधार पर हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख व बोल सकते हैं, ये दो परिभाषाएं अब तक हमारे सामने हैं। देखिए बड़ी ही सिंपल परिभाषा है, ऐसी कोई हार्ड नहीं है बेटा। अगर हम ढंग से देखेंगे तो समझ में यूं ही आ जाएगी, भाषा और व्याकरण। एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए हमेशा, कि व्याकरण के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं है। और वही चीज हम इसमें बता रहे हैं कि नहीं है तो क्यों नहीं है, यही तो क्लास में जानना है, इसी की तो बात चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए व्याकरण क्या है, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने संबंधी नियमों का लिखित शास्त्र है। एक परिभाषा तो ये है। दूसरी परिभाषा अगर हम कहें तो यह है हमारे सामने, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण
वह शास्त्र या नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर या जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख व बोल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई व्याकरण जो है हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। अतः ये तो परिभाषा होगी, अतः यहां से लिखेंगे, अतः कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि, अतः कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है, किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए, पूर्ण रूप से समझने के लिए, अतः कहा जा सकता है किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें उसकी व्याकरण या उस भाषा की व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण बिना भाषा का निर्माण नहीं किया जा सकता। व्याकरण बिना भाषा का निर्माण नहीं किया जा सकता। देखिए क्या लिख दिया मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए, अतः कहा जा सकता है कि भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए उस भाषा की व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण बिना भाषा का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न बनता है आपके, एक प्रश्न यहां पर क्लियर हो जाएगा आपका। वो प्रश्न क्या होगा, मैं आपको प्रश्न यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, उसका आंसर बिल्कुल यही है। क्या है देखिए, आपका प्रश्न लिख दे रहा हूं यहां पे। प्रश्न 1 नंबर 1, व्याकरण को परिभाषित करते हुए भाषा में इसके महत्व को समझाइए। इसके महत्व को समझाइए। ये आपके एक प्रश्न बन जाता है। व्याकरण को परिभाषित करते हुए भाषा में इसके महत्व को समझाइए। तो हमें ये दोनों परिभाषाएं और इसके नीचे जो मैंने इसका महत्व लिखा हुआ है ये आपको ऐसे कैसे लिख देना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा में व्याकरण का क्या महत्व होता है। वर्तनी की दृष्टि से भी, लेखन की दृष्टि से भी और उच्चारण की दृष्टि से भी ये व्याकरण एक भाषा के लिए बहुत ही महत्व रखती है बेटा। अब एक आवश्यक बात देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं। जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण जो है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए आप विशेष करके लिखेंगे, हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में
बांटा गया है, बांटा गया है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कैसे। सबसे पहले वर्ण विचार। कौन सा विचार? वर्ण विचार। अब देखिए इसमें क्या होता है कि वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं हम? वर्ण को कहते हैं। तो इसमें हम क्या अध्ययन, किसका अध्ययन करते हैं? इसमें वर्णों के आकार, इसमें वर्णों के आकार, भेद। देखिए इसमें वर्णों के आकार, भेद तथा उच्चारण के विषय में, उच्चारण के विषय में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। देखिए क्या है इसमें, जो हिंदी व्याकरण है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वर्ण विचार। तो इसमें क्या है कि वर्णों के आकार में, वर्णों का आकार कैसा है, इसके कितने भेद होते हैं और इसका उच्चारण कहां से किया जाता है, वर्णों का किस किस स्थान से किया जाता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। उसी प्रकार इसमें दूसरा आता है शब्द विचार। कौन सा? शब्द विचार। देखिए अब इसमें हम किसके बारे में करेंगे? शब्दों के भेद। इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए वर्ण विचार में तो हम वर्णों के आकार है ना, भेद है, उच्चारण है, उसका अध्ययन कर रहे थे। लेकिन हम शब्द विचार में शब्दों के भेद है, शब्दों के रूप है, शब्द किस किस से मिलकर बने हैं आदि का अध्ययन इसमें हम करते हैं। इसमें हिंदी व्याकरण में। इसका तीसरा जो सबसे बड़ा भेद है, प्रकार है, वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार। इसमें हम क्या करेंगे? वाक्यों के भेद। इसमें वाक्यों के भेद तथा अन्य वाक्यों से उसके संबंध। इसमें वाक्यों के भेद तथा अन्य वाक्यों से उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए हमारे पास तीनों प्रकार आ गए। हिंदी व्याकरण को जो 3 भागों में बांटा गया है, वो तीनों भाग हमारे सामने आ चुके हैं। सबसे पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्णों के, इसमें क्या बेटा? वर्णों के आकार, भेद तथा उच्चारण के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार दूसरा भाग आता है शब्द विचार। तो इसमें शब्दों के भेद, उसके रूप, कितने रूप होते हैं, यौगिक है, रूढ़ है, यौगिक है, योग है, कौन सा है, उसी प्रकार उसका बनावट, कैसे किससे मिलकर बने हैं आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा शब्द विचार। इसमें जो वाक्यों के जो भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर अलग है ना। तो इस प्रकार से वाक्यों के भेद होते हैं बेटा। तो वाक्यों के भेद तथा अन्य वाक्यों से उसके संबंध, यानी ऐसा तो है नहीं कि एक जो पद्यांश या गद्यांश दे दिया उसमें सिर्फ एक ही वाक्य आकर रह जाता है, ऐसा तो है नहीं। तो काफी वाक्य होते हैं, तो एक वाक्य का उस दूसरे वाक्य तथा अन्य जितने भी वाक्य आए उस
गद्यांश में, तो उनके साथ उस वाक्य का क्या संबंध है, उसके बारे में भी हम अध्ययन यहाँ हिंदी व्याकरण में करते हैं। तो इस तरीके से हिंदी जो व्याकरण है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए आपके छोटी सी परिभाषा है वर्ण की, बाकी हम सभी दोनों भी जानते हैं कि वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण व अक्षर की परिभाषा, वर्ण व अक्षर की परिभाषा। अब जनरली हम कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। चलो इस बात को तो हम जानते हैं कि हाँ भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब तक हम उसे वर्ण या अक्षर कहते आ रहे थे। लेकिन एक मेन बात क्या होती है, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा, ये देखिए हिंदी भाषा की इकाई, हिंदी भाषा की जो इकाई होती है, हिंदी भाषा की इकाई का लिखित रूप हिंदी भाषा की इकाई का जो लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, कहलाता है। तथा उच्चारित, उच्चारित का मतलब होता है उच्चारण किया हुआ, जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं, तथा उच्चारित रूप क्या कहलाता है बेटा, अक्षर, अक्षर कहलाता है। देखिए क्या परिभाषा होगी, दोनों की परिभाषा अब हमारे सामने है। क्या है, देखिए हिंदी भाषा की जो इकाई है उसका लिखित रूप, यानी जब कोई सी भी इकाई ले लो, कोई सा भी व्यंजन ले लो, कोई सा भी स्वर ले लो, आप व्यंजन ये मान लीजिए हमने क ले लिया, ये क ले लिया, ये हमने क ले लिया। अब इस क को हमने लिखा, इसको लिखा, तो ये लिखित रूप क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। इसको लिखा तब ये वर्ण कहलाएगा। लेकिन सिर्फ हम इसका क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं क, सिर्फ क्या बोल रहे हैं क, तो ये बोलने तक सीमित रहेगा। अगर हम इसे सिर्फ बोलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा, और यदि हम इसको लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। सिर्फ इतना सा फर्क है दोनों भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। लेकिन मेन बात हमारे सामने ये आती है कि वर्ण की परिभाषा अलग है और अक्षर की परिभाषा अलग है। हिंदी भाषा की जो इकाई होती है सबसे छोटी इकाई बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, या इकाई बोलोगे तो भी वही बात होगी। भाषा की इकाई का जो लिखित रूप होता है वह तो कहलाता है वर्ण, और यदि उसी रूप को बोला जाए यानी उच्चारित जो वर्ण होता है या जो जिसको हम उच्चारित रूप होता है वही क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, इसकी दूसरी परिभाषा यदि आप लिखना चाहो तो बहुत ही सिंपल है। क्या, प्रत्येक भाषा के जो एक डायरेक्टली होती है, प्रत्येक भाषा के ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। उनका लिखित रूप वर्ण तथा उच्चारित रूप अक्षर कहलाता है, अक्षर कहलाता है, तथा उच्चारित रूप क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। आया समझ में? देखिए वर्ण व अक्षर की परिभाषा मैंने आपको लिखाई। हिंदी भाषा की इकाई का जो लिखित रूप होता है वह तो वर्ण कहलाता है, और उसका जो उच्चारण किया जाता है उसी वर्ण को यदि हम बोलेंगे
उच्चारण करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। उसी प्रकार से दूसरी परिभाषा ये है कि प्रत्येक भाषा के जो ध्वनि चिन्ह है, अब ध्वनि हम बोल तो रहे हैं, उसको ध्वनि बोलेंगे, स्वर है, ध्वनि है, तो ध्वनि के जो चिन्ह होते हैं जिनको हमने चिन्ह के रूप में बना दिया, जैसे को हमने लिख दिया तो वो चिन्ह हो गया उसका, तो वो चिन्ह क्या कहलाता है, वर्ण या अक्षर कहलाएगा कॉमन भाषा में। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्रत्येक भाषा के ध्वनि चिन्ह होते हैं, उनको जब हम लिखेंगे तो वो वर्ण कहलाएगा, और यदि हम उसका उच्चारण करेंगे तो वह अक्षर कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके वर्ण व अक्षर की परिभाषा हुई हिंदी भाषा और व्याकरण। तो हम कह सकते हैं बेटा कि अगर आपके प्रश्न बनता है, क्या बनता है, एक प्रश्न तो आपके मैंने भी आपको लिखा है, अब दूसरा प्रश्न ये बनता है, आपको नीचे लिख देता हूं मैं, प्रश्न नंबर 2, भाषा की व्याकरण को परिभाषित करते हुए, परिभाषित करते हुए, परिभाषित करते हुए व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के प्रकार, ब्रैकेट में भेद कह सकते हैं आप, व्याकरण के प्रकार, देखिए बेटा आपका पहला प्रश्न था, मैंने आपको लिखाया था कि व्याकरण की परिभाषा देते हुए भाषा में व्याकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न आपका इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्याकरण का भाषा में प्रयोग क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारणों सहित उल्लेख कीजिए। तो आपको क्या लिखना है उसमें, सबसे पहली बात तो व्याकरण की परिभाषा लिखनी है आपको, तो व्याकरण की परिभाषा आ जाएगी सबसे पहले आपके उसमें। ठीक है, देखिए आप कैसे, सबसे पहले आपको उसकी व्याकरण की परिभाषा लिखनी है, परिभाषा आप लिख देंगे, दो परिभाषा लिखा है मैंने आपको, वो दोनों परिभाषा आप इसमें लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर नीचे मैंने आपको उसका महत्व लिखाया था, महत्व या कारण या आवश्यकता, तीनों तरीके से तीनों शब्द का प्रयोग कर सकता है एग्जामिनर आपके लिए। इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी दे सकता है, क्या कारण है उसको व्याकरण को प्रयोग करने का, क्या महत्व है भाषा में उसका, या क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो इन तीनों शब्दों का प्रयोग कर सकता है। आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपको इसमें वही आएगा जो मैंने आपको लिखा है। तो इस प्रकार से आपको आंसर को पूरा करना है और अपने 2 नंबर को बचाना है। तो इस तरीके से आपका एक प्रश्न तो कंप्लीट। दूसरा प्रश्न मैंने आपको लिखा रखा है यहाँ पे कि भाषा की व्याकरण को परिभाषित करते हुए, भाषा की व्याकरण को परिभाषित करते हुए व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के प्रकार कितने हैं, हिंदी भाषा की जो व्याकरण है उसको 3 भागों में बांटा गया था, मैंने आपको बताया था। वर्ण विचार पहला भाग, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं वो आपको बताना होगा। दूसरा शब्द विचार, इसमें आपको शब्द की बनावट वगैरह जो भी है, भेद है, रूप है, उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। और तीसरा भेद, इसका प्रकार जो था भेद, वो क्या था, वाक्य विचार। क्या था बेटा, वाक्य विचार। इसके बारे में आपको तीनों को बताना पड़ेगा। इन तीनों को, ये तीनों ही उस व्याकरण के भेद हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी होगी। तो हमने एक तो व्याकरण की परिभाषा दे दी, इस परिभाषा को उठाना है यहाँ से इस प्रश्न के लिए, तो परिभाषा हमने दे दी। इस परिभाषा देने के बाद में इसके देखिए व्याकरण के प्रकार, तो व्याकरण के प्रकार पहला ये ना, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। इन तीनों के बारे में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपके दोनों प्रश्न, एक तो ये वाला और एक अभी मैंने आपको बताया था, दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं, यानी व्याकरण का जो टॉपिक है आपका इसमें समाप्त होता है। इससे बाहर आपसे नहीं पूछते हैं। कभी कभी मान लीजिए आपसे व्याकरण में वर्ण और अक्षर की परिभाषा पूछ ले, हालांकि नहीं आता है, आप जब वर्ण विचार लिखेंगे, इसमें वर्ण विचार का टॉपिक, उसमें आप वर्ण की परिभाषा भी लिख देना उसमें थोड़ा सा, उससे क्या ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जो भाषा की ध्वनि होती है उसका जो लिखित रूप होता है, ध्वनि के लीजिए या इकाई के लीजिए, भाषा की जो इकाई है उसका लिखित रूप, जब हम लिखते हैं उसको, तो वो तो कहलाता है क्या, वर्ण कहलाता है। और जब उसको हम बोलेंगे यानी उसका उच्चारण करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा।
यानी प्रत्येक भाषा की जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, प्रत्येक भाषा के जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं, लेकिन उनका लिखित रूप वर्ण कहलाता है और उच्चारित रूप क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। इस प्रकार से बेटा आपके दो टॉपिक खत्म हो चुके हैं, एक तो भाषा और एक व्याकरण। अब आपके लिपि बचता है, वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।